दोस्तों नमस्कार। हर एक कंट्री के पास अपनी एक मिलिट्री फ़ोर्स होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिलिट्री फ़ोर्स का काम क्या है, तो आप सब भी यही बात बोलेंगे कि मिलिट्री फ़ोर्सेस अपने देश के ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण को रोकती हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी देश की जो मिलिट्री होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये भी होता है कि वो अपनी टेरिटरी को सेफगार्ड करे, अपनी टेरिटरी की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करे। लेकिन दोस्तों, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध से एक बात ऐसी कही जाती है और मिलिट्री में एक इनोवेशन देखा गया है कि कोल्ड वॉर से हम लोगों ने मिलिट्री लेवल पर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ को आते हुए देखा। दोस्तों, ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ होती क्या हैं? आप समझिए कि जो वॉर के मिलिट्री के वेटरन्स होते हैं, यानी कि मिलिट्री के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, ये लोग जब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बना के। तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में ये पूर्व रिटायर्ड मिलिट्री के, एयरफोर्स के, आर्मी के अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, ये एक संस्था को फ्लोट करते हैं जो एक निजी संस्था होती है। और इस निजी संस्था में ये लोग जिस भी फील्ड में ये लोग खुद माहिर होते हैं, कि भाई मान लीजिए वो मिलिट्री का अधिकारी लॉजिस्टिक्स में माहिर था या मिलिट्री का अधिकारी इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर था, ये उसकी एक संगठन, एक प्राइवेट निजी कंपनी बनाकर वो सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं दूसरे प्राइवेट लोगों को भी प्रदान करते हैं, प्राइवेट निजी दूसरी कंपनियों को भी। और कई बार ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज दोस्तों मिलिट्रीज़ के साथ, यानी कि अपनी ही देश की मिलिट्री को भी ये सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, उनका कार्य स्टेट के साथ स्टेट को सपोर्ट करने का भी होता है। स्टेट एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का मदद कभी भी लॉजिस्टिक्स से लेके, इंटेलिजेंस से लेके कहीं पर भी ले सकती है। लेकिन दोस्तों, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद इसी पूरे मिलिट्री के इनोवेशन मैट्रिक्स में एक नया डायनेमिक देखने को मिला। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सा डायनेमिक है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट उभरा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, पीएमसीज। तो दोस्तों, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में एक अंतर है, और ये खास तरीके से याद रखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में अक्सर मिलिट्री के पूर्व अधिकारी होते हैं, और ये वही अधिकारी होते हैं जो मिलिट्री में सर्व कर चुके होते हैं, और सर्व करने के बाद ये देश की मिलिट्री को विभिन्न प्रकार की प्राइवेट लेवल पे पैसे लेके सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ हैं, ये एक नया कंसेप्ट देखने को मिला है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ क्या होती हैं? प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ दोस्तों आज की डेट में एक्सपेडिशनरी कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। अब देखिए, मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपको एक एक करके इसका मतलब समझाता हूँ। एक्सपेडिशनरी का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ हैं, ये अक्सर एक्सपेडिशंस पे भेजी जाती हैं। पर इसमें कौन होता है और इनको एक्सपेडिशंस पे कौन भेजता है? तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनको जो खुफिया विभाग होते हैं देश के, ये खुफिया संस्थाएं होती हैं देशों की, वो क्रिएट करती हैं। तो अब आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, की जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ होती हैं, पीएमसीज़, क्योंकि इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्रिएट करती हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इनको एक्सपेडिशन करने के लिए, यानी कि देखने के लिए दूसरे देशों में भेजती हैं कि जाइए वहाँ पर देखिए कि हमारा एजेंडा कैसे चला पाएंगे आप। तो ये एक तरीके से इंटेलिजेंस बैक्ड ऑपरेशंस होते हैं जिनको एक्सपेडिशन करने के लिए भेजा जाता है। अब मैंने दूसरे शब्द का बोला था आपको कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा बोला था एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों, जो ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ होती हैं, इसमें अक्सर जो लोग होते हैं उनका कोई ऑफिशियल पेरोल नहीं होता, उनको किसी निजी कंपनी का हिस्सा नहीं बनाया जाता, सरकार का हिस्सा नहीं बनाया जाता। इन लोगों को बेसिकली सिर्फ एक टेम्पररी ऑब्जेक्टिव के लिए रखा जाता है। और कई बार वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप दूसरे देश में देख के आइए कि हमारा एजेंडा कैसे चलेगा। कई बार एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि भाई आप दूसरे देश में जाकर हमारे कहने पर, हमारी इंटेलिजेंस के बिहाफ पर एक ऑपरेशन करके दूसरे देशों में लोगों को मार के आइए। तो आप समझने की अब कोशिश कीजिए कि जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ होती हैं दोस्तों, ये चलती हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी से। तो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में आपको ये अंतर बहुत जानना ज़रूरी है। लेकिन अब अगर मैं आपके साथ एक बात करूँ वैगनर ग्रुप की, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो निर्धारित है, तो आज इस वीडियो के थ्रू अब आपको ये समझ आएगा ग्रेजुअली दोस्तों कि जो ये वैगनर ग्रुप है, ये बेसिकली ना तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है और ना ही एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, बल्कि मैं आपको आज इस वीडियो के तहत ये प्रूव करूंगा कि ये रशिया का एक अपना जिहादी ग्रुप है। अब ये कैसे है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, 2013 में रशिया के जो आर्मी जनरल थे वेलारी गेरासिमोव, जो वेलारी गेरासिमोव थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने उस समय एक गेरासिमोव डॉक्ट्राइन बनाया। इन्होंने एक डॉक्ट्राइन क्रिएट किया, गेरासिमोव डॉक्ट्राइन, और उस डॉक्ट्राइन में इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी
जो आज की डेट में पब्लिकली भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और इस डॉक्ट्राइन में उन्होंने रशिया की फ्यूचर मिलिट्री की फोरसाइट को, कि रशिया किस प्रकार से वर्ल्ड को आगे आने वाले समय में देखेगा, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने गेरासिमोव डॉक्ट्राइन में क्या क्या बोला। गेरासिमोव डॉक्ट्राइन में रशिया के आर्मी जनरल वेलारी गेरासिमोव ने सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये बोली कि भाई रशिया को फ्यूचर में वॉर के बदलते डायनेमिक्स को समझना है और सिर्फ मिलिट्री पे निर्भर नहीं रहना है। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये बोली कि रशिया को नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस करने की आवश्यकता है, और अगर रशिया नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस करेगा तो गेरासिमोव डॉक्ट्राइन में उन्होंने ये तक बोला कि ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस मिलिट्री को नहीं सपोर्ट करने चाहिए, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बैक्ड संस्थाएं होनी चाहिए जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के बेसिस पे दूसरे देशों में जाके रशिया का एजेंडा चला पाएँ। तो दोस्तों अगर हम गेरासिमोव डॉक्ट्राइन को ढंग से पढ़ें तो हमें ये चीज़ अब क्लियर हो जाती है कि रशिया की जो लॉन्ग रन में सोच है वो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि हम नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे, हम इस प्रकार की संस्थाओं को क्रिएट करेंगे जो रशियन इंटेलिजेंस बैक्ड होंगी, और इनको हम कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स बनाकर भेजेंगे, पर सिर्फ रशिया का एजेंडा चलाने के लिए नहीं, कई बार रशिया के लोगों को मारने के लिए भी, रशिया के बिहाफ पे दूसरे देशों में जाके ट्रबल क्रिएट करने के लिए भी, और रशिया में एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाने के लिए भी। तो दोस्तों अब हम चीज़ को समझते हैं कि गेरासिमोव डॉक्ट्राइन फिर अप्लाई कैसे हुआ। जब ये 2013 में डॉक्ट्राइन आया दोस्तों, तो इसके बाद 2014 में हमने देखा कि सेंट पीटर्सबर्ग में 1961 में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम प्रिगोजिन है, यगनेव प्रिगोजिन, उस बंदे को 2014 में वैगनर ग्रुप का संगठन का हेड बनाया गया। दोस्तों 1961 में सेंट पीटर्सबर्ग में जब प्रिगोजिन पैदा हुआ, ये बंदे ने कोई अपने जीवित काल में कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी। आपको जान के ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगी कि इस बंदे ने 18 साल की उम्र में अपना पहला जुर्म किया, और उस जुर्म के कारण इसको 13 साल की सज़ा भी हुई 18 साल की उम्र में। और उसके बाद जब इसको सज़ा हुई तो ये सज़ा भुगतने के बाद जब ये बाहर आया तो इसने केटरिंग का काम चालू किया। ये हॉट डॉग यानी गर्म कुत्ते बेचता था, और वहाँ पर इसने ठेली लगाई थी। ठेली से धीरे धीरे माइग्रेट कर कर ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। इसने केटरिंग का काम चालू कर दिया, और केटरिंग करते करते इसने सेंट पीटर्सबर्ग में जितने भी एलीट लोग थे उनके साथ नाता बनाना शुरू करा। और दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की एक बड़ी महत्वपूर्ण टेरिटरी है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में सिर्फ प्रिगोजिन का जन्म नहीं हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन का भी जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि पुतिन खुद क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग के हैं, तो जब प्रिगोजिन ने अपना केटरिंग का काम बढ़ावा चालू किया तो उसने जाहिर सी बात है कि पुतिन से भी अपना कांटेक्ट बनाया। और पुतिन से कांटेक्ट बनाने के बाद एक परिस्थिति ऐसी आई कि क्रेमलिन में एक पूरा का पूरा केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट का कार्य प्रिगोजिन को ही इवेंचुअली दिया गया, और इसके साथ साथ शुरू हुआ प्रिगोजिन का और पुतिन का एक दूसरे के साथ आना, और उन दोनों में पॉजिटिविटी बनना। 2013 में जब गेरासिमोव डॉक्ट्राइन आया दोस्तों, इस गेरासिमोव डॉक्ट्राइन के बाद 2014 में इस कॉन्टेक्स्ट में एक वैगनर ग्रुप बनाया गया। अच्छा, अब वैगनर ग्रुप में जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने सुना भी होगा, सिर्फ प्रिगोजिन एक आदमी नहीं है, बल्कि डिमित्री उत्किन भी एक है, जो कि रशिया की फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंसी का ही एक अधिकारी है, और इसके साथ साथ अलेक्जेंडर कुजनोविट्स भी है, जो भी रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का ही एक अधिकारी है। तो ये तीनों लोग मिलकर इन्होंने जब ये संगठन बनाया, सबसे पहले तो डिबेट ये हुआ कि इस संगठन का हम लोग नाम क्या रखेंगे। तो नाम रखा गया वैगनर ग्रुप, रिचर्ड वैगनर के नाम पे, जो कि एडोल्फ हिटलर का फेवरेट म्यूजिशियन था। अब मैं ये चीज़ आपके ऊपर सोचने के लिए छोड़ता हूँ कि इस संस्था का नाम रिचर्ड वैगनर के ऊपर, जो कि हिटलर का फेवरेट म्यूजिशियन था, उसके ऊपर क्यों रखा गया, आप सोचिएगा। अब जब ये संगठन 2014 में बना, तो मैंने जैसे आपको बोला दोस्तों कि ना तो ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी और ना ही एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। तो फिर आफ्टर ऑल जो ये वैगनर ग्रुप बना, इसको कार्य क्या क्या दिए गए दोस्तों। वैगनर ग्रुप का सबसे पहला कार्य ये था कि उसको दूसरे देशों में जाकर नंबर 1 रशिया का एजेंडा चलाना था। अब कौन से ऐसे देश, अब यहाँ पर रशिया ने एक बहुत चतुराई से गेम ये खेला कि उन देशों में हम अपना एजेंडा पहले चलाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों अफ्रीका की एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर अमेरिका कभी भी एक बहुत अग्रेसिव तरीके से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाया।
इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान जो अफ्रीकन देश थे ये जनरली नॉन अलाइंड थे, और नॉन अलाइंड देश जितने भी थे वो जनरली रशिया से क्लोजर थे। तो इसकी वजह से पहली बात तो ये सारे अफ्रीकन देश अमेरिका के साथ बड़े गहराई तरीके से डीपली एंगेज नहीं कर पाए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जितने भी अफ्रीकन देश थे पूरे शीत युद्ध के दौरान रशिया इनके लिए एक रोल मॉडल भी रहा, और रशिया क्योंकि एक रोल मॉडल हमेशा से रहा था तो रशिया के डिफेंस रिलेशन, रशिया का पॉलिटिकल लेवल का प्रेजेंस इन देशों में हमेशा ही देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज की डेट में अगर हम अफ्रीका के देश देखें तो अफ्रीका के देशों में बहुत से रिसोर्स हैं। उन रिसोर्सेज में गोल्ड से लेके यूरेनियम से लेके मिनरल से लेके ऑयल से लेके गैस तक है। तो अमेरिका की जाहिर से बात है कि शीत युद्ध के बाद अफ्रीका के अंदर आने की उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि अमेरिका ये बात चाहता था कि वो आज की डेट में अफ्रीका के देशों में जाकर उन देशों के इन सारे रिसोर्सेज को लूटे और दूसरे देशों में बेचे। तो पुतिन ने सबसे पहले 2014 में वैगनर ग्रुप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पर वेस्ट को यानी कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के देशों को वैसे भी लोग पसंद नहीं करते, तो आप वहाँ पर रशिया का एजेंडा बढ़ाने की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, जब वैगनर ग्रुप अफ्रीका में गया तो वैगनर ग्रुप ने अफ्रीका में सबसे पहले अपने कार्य चालू करे। इन कार्यों में सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन वॉर खेलने की कोशिश करी। और ये चीज़ समझिए, क्योंकि वैगनर ग्रुप का आज भी डेट में अगर सबसे कोई प्रिंसिपल पोटेंट वेपन है तो वो कोई आर्मामेंट नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर है, और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है। दोस्तों, अफ्रीका के देशों में जाकर रशिया के वैगनर ग्रुप ने एक बड़ा प्यारा गेम ये खेला कि वहाँ पर क्योंकि उन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे ही थी, तो रशिया ने वैगनर ग्रुप को भेज के ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि वैगनर ग्रुप आके आपके इन फ्रेजाइल देशों में स्टेबिलिटी लाएगा। लेकिन आयरॉनिकल बात क्या थी कि स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप एक पॉलिटिकली फ्रेजाइल स्टेट हैं और आपके खिलाफ कोई ओपोनेंट है। अब एक मिनट के लिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक अफ्रीका का कोई देश समझ लीजिए, एक है, उस देश में मान लीजिए रिसोर्सेज हैं। अब उस देश में एक डिक्टेटर है। अब वो डिक्टेटर जो है वो रिसोर्सेज हाईएस्ट बिडर को बेचना चाहता है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस देश में ये डिक्टेटर हटे और डिक्टेटर के बजाय डेमोक्रेसी आए, ताकि वो डेमोक्रेसी के रेजीम से हम इस देश के रिसोर्स को लूट पाएँ। तो होता क्या है कि उस देश में अक्सर सिविल वॉर होती है, और आप आज की डेट में जानते हैं दोस्तों कि अफ्रीका के कई देशों में अक्सर सिविल वॉर की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो वैगनर ग्रुप ने जाकर क्या किया, वैगनर ग्रुप ने जाकर वहाँ पर इन देशों में एक ऐसा पोर्ट्रेयल किया कि भाई हम आपकी सिविल वॉर को ख़त्म करेंगे। इन्होंने जाकर वो डिक्टेटर को बोला कि सुनिए, आपका जो ये ओपोनेंट है जिसको अमेरिका बैक कर रहा है, यूरोप के देश बैक कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, रशिया भी कुछ नहीं कर रहा है। हम रशिया के बैकिंग से, आपके अप्रूवल से एक मर्सिनरीज़ का ग्रुप बना के, उग्रवादियों का, आतंकवादियों का ग्रुप बनाकर इस जगह में आपके बिहाफ पर लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, वैगनर ग्रुप ने पहली बात तो अपनी एंट्री यहाँ मारी। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जैसे ही वैगनर ग्रुप इन अफ्रीका के देशों में घुसा ऑन दी प्रीटेक्स्ट कि हम आपके देशों में स्टेबिलिटी लाएंगे, इसने जब अपनी लड़ाई चालू करी तो दोस्तों उस लड़ाई से उस देश में या उन सारे देशों में जहाँ जहाँ वैगनर ग्रुप गया वहाँ पर इनस्टेबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक ओपोनेंट से लड़ेंगे और जैसे ही ये लोग ओपोनेंट से लड़ने लगे तो इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई। और देखिए गेम अब कि जैसे ही इंस्टेबिलिटी बढ़ी उस डिक्टेटर का वैगनर ग्रुप के ऊपर भरोसा और बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसको ये लगा कि इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए अगर कोई मेरी सहायता कर पाएगा तो वो केवल वैगनर ग्रुप है। तो वो टेम्पररीली अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ भी रही है तो उसको बढ़ने दो, क्योंकि लॉन्ग रन में शायद मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। ये सोच के वो अफ्रीका का जो देश का लीडर था उसने अपनी निर्भरता वैगनर ग्रुप पे बढ़ाई। अब इवेंचुअली गेम ऐसा हुआ दोस्तों कि वैगनर ग्रुप ने उन देशों में जाकर एक नैरेटिव का गेम चालू करा, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का। वहाँ जाकर सबको ये बोलना चालू करा कि आपके देश के रिसोर्स अमेरिका लूटना चाहता है। वहाँ जाकर ये बोलना शुरू करा कि आपके यहाँ पर सिविल वॉर अमेरिका करा रहा है। तो अमेरिका के खिलाफ हेट्रेड पैदा करने शुरू करा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ हेट्रेड पैदा शुरू करी वैगनर ग्रुप ने। इन्फॉर्मेशन वॉर पे मास्टरी करी, और ये इसलिए भी मैटर करती है दोस्तों क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की मास्टरी को ही इवेंचुअली पुतिन ने प्रयोग करके 2016 में रशिया ने जो एक तरीके से अमेरिका में ट्रंप के बिहाफ पर पूरे इलेक्शन के कैंपेन में इंटरफेरेंस करके ट्रंप को जिताया, जिसके बारे में मैं कभी एक सेपरेट ऑपरेशन पूरा बना के आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा और आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी ये सुन के कि किस तरीके से रशिया इस प्रकार की हरकत कर सकता है कि अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर घुस के भी वो उस कंट्री को पूरा डिस्टेबलाइज करके उसके इलेक्शन को हाईजैक कर सकता है।
तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की मास्टरी जो हुई दोस्तों, आप समझिए ये वैगनर ग्रुप के बेसिस पे हुई। और मैंने आपको बताया था डिमित्री उत्किन वहाँ पर है, जो कि रशिया का एक पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक इंटेलिजेंस का अधिकारी एक ऐसे संगठन से जुड़ा है जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का ऑपरेशन कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है और ऐसे टेक्निक्स को गैदर कर रहा है जिसका प्रयोग इवेंचुअली रशिया की इंटेलिजेंस और रशिया की मिलिट्री और रशिया का पॉलिटिकल रेजीम दूसरे देशों पे प्रयोग करेगा। तो वैगनर ग्रुप ने अपने आप को पहली बात तो अफ्रीका के देशों में ऐसे प्रयोग किया। आज की डेट में दोस्तों 2023 में इस मोमेंट पर जब हम बात कर रहे हैं आपसे, वैगनर ग्रुप अफ्रीका के 13 देशों में बहुत गहरे तरीके से प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ क्या हुई, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ जिसमें उन्होंने ये पूरा बताया कि भाई देखिए आपके यहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति क्रिएट करने वाले वेस्ट हैं। दूसरी चीज़ ये हुई दोस्तों, इन अफ्रीकन देशों में वैगनर ग्रुप ने एक बहुत ही गजब गेम खेला। इसने जाकर लोगों के बीच में जाकर एक ऐसा प्रचार किया, और क्योंकि डिक्टेटर सपोर्ट करता था इनको, एक ऐसा प्रचार किया कि आपके देश के सारे रिसोर्स, क्योंकि अगर अमेरिका ले जाएगा उस रिसोर्स को ले जाने के बाद आप लोग भूखे नंगे होकर मर जाएंगे, तो आपको अपने डिक्टेटर का सपोर्ट करना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को सिक्योर करें। तो जब दोस्तों लोगों के मन में एक ऐसी उत्सुकता जगी कि यार ये बात सही है कि अमेरिका हमारे रिसोर्स को चोरी करने आ रहा है, अमेरिका हमारे रिसोर्स ले जाएगा, तो लोगों ने अपने डिक्टेटर के ऊपर भरोसा बढ़ाया और डिक्टेटर को बोला कि भाई आप हमारे रिसोर्सेज को सिक्योर कीजिए, हमारे यहाँ पर मिनरल्स, रिसोर्स, गोल्ड जितना है इसको सिक्योर कीजिए। और इस सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो तीसरा गेम उभरा वो ये था दोस्तों कि वैगनर ग्रुप ने अपने आप को वो डिक्टेटर के सामने एक ऐसा पोजीशनिंग करी कि उसने जाकर डिक्टेटर को बोला कि देखो भाई तुम्हारे देश के जो रिसोर्स हैं उसको बचाने का काम भी हम ही करेंगे। तो मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि वैगनर ग्रुप ने एंट्री मारी, प्रेजेंस बनाया और अपना वहाँ पर एक दिल जीतने वाला ऑपरेशन करके डिक्टेटर और लोगों के मन में एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर ली कि आज की डेट में वैगनर ग्रुप को कोई हटाना नहीं चाहता है। और वैगनर ग्रुप ने उन देशों के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया, उन सारे रिसोर्सेज को सिक्योरिटी प्रदान करना चालू कर दिया। तो दोस्तों वैगनर ग्रुप ने अपने आप को सिर्फ अफ्रीका में ऐसे प्रेजेंट नहीं किया। सबसे ब्यूटी बात यह है दोस्तों कि वैगनर ग्रुप ने इसके साथ साथ अपने आप को हर एक उस देश के अंदर जाके प्रेजेंस बनाने की कोशिश करी जहां पर उसको दिखा कि अमेरिका वीकन हो रहा है। दूसरा एरिया जहां पर वैगनर ग्रुप सबसे भरपूर तरीके से गया वो था सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन नेशंस। दोस्तों सेंट्रल अमेरिका कैरिबियन बिल्कुल अमेरिका का बैकयार्ड है। अब आप सोच के देखिए कि अगर अमेरिका के बैकयार्ड में, वेनेजुएला में, सेंट्रल अमेरिका या कैरिबियन के दूसरे देशों में अगर वैगनर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये बात तो तय है कि वैगनर ग्रुप का वहाँ पर प्रेजेंस होना एक तरीके से अमेरिका के लिए एक इरिटेशन ही है, क्योंकि वो अमेरिका पे नज़र रख पाएगा वहाँ बैठ के। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया था जहाँ पर वैगनर ग्रुप ने अपना प्रेजेंस बनाया वो एरिया था बेसिकली हमारा मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का रीजन, जिसको मीना रीजन जियोपॉलिटिकली बोला जाता है। दोस्तों ये जो मीना रीजन है मिडल ईस्ट वाला, अमेरिका का दबाव इस रीजन से बहुत समय से घट रहा है। अमेरिका अपने आप को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन में अब नहीं देख पा रहा है। इस कारण से जो मिडल ईस्ट में चेंजिंग डायनेमिक्स हो रहे हैं, इन चेंजिंग डायनेमिक्स के कारण अमेरिका की पोजीशनिंग इस पूरे इलाके में हिल रही है और वैगनर ग्रुप रशिया के बिहाफ पे अब इन एरियाज़ में फिर से अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। आपको सुन के बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ लगेगी दोस्तों कि मिडल ईस्ट के कई देश आज की डेट में रशिया ने आइडेंटिफाई किए हैं जो अमेरिका को मिडल ईस्ट से निपटा के हटाना चाहते हैं। और आपको सुन के जैसे मैंने कहा आश्चर्य होगा कि इसमें से एक फ्रंट लाइन देश है जो रशिया के बिहाफ पे काम कर रहा है और उस देश का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक कंपनी है क्रतोल एविएशन। क्रतोल एविएशन आज की डेट में वैगनर ग्रुप को अपने जहाज़ देती है और ये क्रतोल एविएशन दुबई के शेख्स चलाते हैं और ये शेख्स की जो फॉर्म्ड कंपनी है ये वैगनर ग्रुप को अपने जहाज़ दे रही है और इन जहाज़ों का प्रयोग दुबई से करके, अबू धाबी से करके वैगनर ग्रुप के लोग इन जहाज़ों को ले जाकर अफ्रीका में इवेंचुअली ले जाकर वहाँ पर अपना ये पूरा सिक्योरिटी का गेम जो अभी मैंने आपको समझाया वो खेल रहे हैं। दूसरा दोस्तों वैगनर ग्रुप को आर्म्स एंड एमुनिशन देने में और अमेरिका के इस डिमाइस को करने में चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है स्पेस-टी कोऑपरेशन। स्पेस-टी कोऑपरेशन दोस्तों एक ऐसी संगठन है जो चाइना ने बनाई है जिसको चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी खुद ही पैरेलली रन करती है।
वो एक प्रकार का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये स्पेसटी कॉरपोरेशन जो है ये आज की डेट में वैगनर ग्रुप को रॉकेट्स और मिसाइल्स दे रही है, जो कि आज अफ्रीका में प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि आज सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन रीजन में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि रशिया वैगनर ग्रुप से एक ऐसा खेल खेल रही है कि वो सारे उन देशों को एकजुट करना चाहती है जो देश आज की डेट में अमेरिका की पावर को हटाना चाहते हैं, अमेरिका की पावर को वीकन करना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज वैगनर ग्रुप अपने आप को एक बहुत अलग तरीके से स्प्रेड कर चुका है। अब मैं आपको एक एग्जांपल सीरिया का देता हूँ। दोस्तों सीरिया में आपको पता है कि अरब स्प्रिंग आया 2011-12 से चालू हुआ। मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अरब स्प्रिंग के ऊपर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे एक पेट प्रोजेक्ट था बराक ओबामा का कि पूरे मिडल ईस्ट में रेजिम चेंज कराया जाए, और किस तरीके से CIA ने इसमें गंदा रोल प्ले किया, क्योंकि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी लाना नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया को निपटाना था। तो खैर उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो फिर कभी। लेकिन ये अरब स्प्रिंग की वजह से सीरिया का जो रूलर बशर अल असाद था, जिसका बाप हाफिज़ अल असाद था, जब वो रूल कर रहा था तो बशर अल असाद के रेजिम के ऊपर पूरी की पूरी आंच लाने वाला और कोई नहीं बल्कि ये अरब स्प्रिंग और अमेरिका का ये ड्रामा था। अब दोस्तों अरब स्प्रिंग की वजह से जब सीरिया की रेजिम पे ख़तरा आया तो उस समय रशिया को इस चीज़ का ख़तरा बहुत महसूस हुआ। उसका रीज़न सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि सीरिया में एक पोर्ट है जिसका नाम है टार्टस। दोस्तों ये जो टार्टस पोर्ट है ये रशिया का कंट्रोल्ड पोर्ट है, और ये एक वार्म वाटर पोर्ट है जिस पोर्ट से रशिया को पूरे वार्म वाटर्स का एक्सेस मिलता है। रशिया के आसपास के जितने सीज़ हैं जनरली वो सारे ठंडे हैं, तो रशिया के आसपास वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं हैं। इसीलिए रशिया सीरिया, ईरान जैसे देशों के साथ एंगेज करता है, क्योंकि इनके थ्रू उसको वार्म वाटर्स में आने का, गर्म पानी वाले, नॉर्मल पानी वाले पोर्ट्स में आने का एक्सेस मिलता है। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि सीरिया में बशर अल असाद को $1 बिलियन का एनुअल आर्म्स सेल रशिया करता था। अब अगर बशर अल असाद का रेजीम अरब स्प्रिंग में जाता तो जाहिर सी बात है कि रशिया की सीरिया की मार्केट जाती, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रशिया का टार्टस का पोर्ट भी जाता। इस चीज़ को रोकने के लिए रशिया ने वैगनर ग्रुप का सपोर्ट लेते हुए उसको सीरिया में भेजा। अब आपको मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो आपने पब्लिक डोमेन में फिर से नहीं सुनी होगी दोस्तों, कि वैगनर ग्रुप जब सीरिया में गया तो सीरिया में जाकर उसने ISIS जैसे संगठन की मदद लेते हुए पालमिर के पूरे इलाके को तोड़ के, और वहाँ पर जो उसने एंटीक्स की स्मगलिंग चालू करी, उसकी वजह से एंटीक स्मगलिंग एक नया फ्रंट बन गया वैगनर ग्रुप के लिए पैसा कमाने का। और आज की डेट में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए जो होती नहीं है वो ये है कि वैगनर ग्रुप पूरे वर्ल्ड का एंटिकिटीज़ की स्मगलिंग का एक सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है, और ये एंटीक्स की स्मगलिंग करके रशिया बहुत करोड़ों रुपए का पैसा कमा पा रहा है। दूसरी बात, सीरिया में रेजीम को स्टेबलाइज़ करने का और स्टेबलाइज़ करके बशर अल असाद की विक्ट्री करने का कार्य वैगनर ग्रुप को दिया गया। तो वैगनर ग्रुप ने ये चीज़ को भी बड़े सरल तरीके से किया। दूसरी बात दोस्तों, लिबिया में आज की डेट में वैगनर ग्रुप ने अपनी प्रेजेंस बनाई, और वो प्रेजेंस ऐसे बनाई कि वहाँ पर खलीफा हफ्तार नाम का एक वॉरलॉर्ड है जिसको वैगनर ग्रुप सपोर्ट करता है और दूसरे सारे लोगों को वो अपोज करता है। तीसरी बड़ी ब्यूटी की चीज़ सुनिए दोस्तों, सूडान एक ऐसा देश है जहाँ पर 2019 में उमर अल बशीर के हटने के बाद सिविल वॉर वाली परिस्थिति स्टार्ट हुई। हमदेती नाम का जो रूलर है मोहम्मद हमदेती, उसको रशिया ने सपोर्ट किया। अब रशिया ने हमदेती को सपोर्ट करके उस अफ्रीकन देश सूडान में फिर से वही कैंपेन चलाया कि देखिए आपके वेस्ट रिसोर्सेज लूटने आ रहा है फलाना ढिकाना। और रशिया ने जब लोगों को उत्साया और उत्सुका के उनको बोला कि देखिए भाई आपके रिसोर्सेज अमेरिका छीन के ले जाएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स था दोस्तों सूडान में गोल्ड। और आज की डेट में वैगनर ग्रुप ने रशिया के बिहाफ पर सूडान का सारा गोल्ड के ऊपर और गोल्ड माइंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी दोस्तों कि 2023 के फरवरी के महीने से लेके अप्रैल के महीने तक सूडान में क्राइसिस चला था। आपने कभी सोचा, और आई एम श्योर आपने वीडियोस भी बहुत देखे होंगे सूडान के क्राइसिस के, पर आपको मैं उन सूडान के क्राइसिस के पीछे का रियल रीज़न बताता हूँ जो किसी वीडियो में नहीं आपने सुना होगा। दोस्तों सूडान में वैगनर ग्रुप रशिया का ग्रुप है, उसने हमदेती जो रूलर है उसको सपोर्ट करके पूरे गोल्ड माइंस पे कब्जा किया हुआ था। प्रॉब्लम 2023 के फरवरी में ये आई कि अमेरिका की चंद निजी कंपनियां सूडान आई और वहाँ पर लोगों को ब्राइब देना उन्होंने चालू कर दिया और लोगों को बोला कि भाई हमदेती के रेजिम के ख़िलाफ़ आप लड़ाई करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गोल्ड का रिसोर्स जो है ये हमें भी दीजिए। और जब रशिया को ये बात मालूम चली तो वैगनर ग्रुप एक्टिवेट कर दिया गया, और वैगनर ग्रुप के एक्टिवेट होते सार ही सूडान में
अप्रैल तक एक क्राइसिस चलता रहा, सिविल वॉर वाली परिस्थिति आ गई। वो सिविल वॉर का सबसे मेन कारण, मुख्य कारण क्या था? वो था गोल्ड माइंस का कंट्रोल, जो उस सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद आज भी रशिया के वैगनर ग्रुप के पास ही है। तो आप इस वीडियो में अभी तक पूरा गेम समझ रहे होंगे दोस्तों कि वैगनर ग्रुप कितना महत्वपूर्ण तरीके से रशिया ने पोजीशन कर रखा है पूरे एक ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे अपना एजेंडा चलाने के लिए। लेकिन अभी पिछले हफ्ते आपने चीज़ देखी होगी कि भाई वैगनर ग्रुप ने मॉस्को के अंदर जाके इतनी बड़ी नौटंकी करी और उसके बाद पूरा विश्व का मीडिया, हमारे यहाँ के बेवकूफ़ मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले पागल हो गए, आर्टिकल पे आर्टिकल लिख लिख के। हमारे यहाँ पर दोस्तों एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विशेषज्ञ बने हुए हैं जो हर रोज़ आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर में 500 रुपये के। उन्होंने आज की डेट में अगर आप कोई भारत का अखबार उठा के देखें तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आर्टिकल चल रहा है। और आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, पुतिन का समय ख़त्म हो चुका है, पुतिन निपटने वाला है। जो हुआ रशिया में, इसकी वजह से पुतिन की ज़िंदगी ख़त्म है, पुतिन का एरा ख़त्म है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों दोस्तों? 2023 में जून के महीने में पिछले हफ्ते जो हुआ, इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कार्य और रीज़न ये है दोस्तों कि अमेरिका ने मई के महीने में, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक निर्णय लिया था कि हम आने वाले समय में अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वैगनर ग्रुप को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO डिक्लेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वैगनर ग्रुप एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर हो जाती तो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर होती कि वो इस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी निपटाने के लिए लीथल वेपन्स का प्रयोग कर सकता है। रशिया ने इस चीज़ को पहले ही माप लिया और रशिया को जब ये पता चल गया, अमेरिका के इंटेलिजेंस के थ्रू मालूम चल गया, उसके अपने सोर्सेज के थ्रू, कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मन में एक ऐसी सोच भी आई है, जब उस मन की सोच को भी उसने पकड़ लिया तो उसने ये पूरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में क्या हुआ? इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में दोस्तों ये हुआ कि रशिया ने प्रिगोजिन को ये बात क्लियर कट तरीके से बोली कि भाई आप एक नौटंकी कीजिए, आप ट्रूप्स को लेकर मॉस्को की ओर आइए। जैसे ही ये ट्रूप्स मॉस्को की ओर आएंगी तो लोगों को लगेगा कि रशिया अनप्रिपेयर्ड था और सडनली मॉस्को की सड़कों पे, मॉस्को की गलियों में टैंक घूमने लगे, बंदूकें लेके प्रिगोजिन के आदमी घूमने लगे। इससे एक मैसेज वर्ल्ड में जाएगा कि पुतिन कमज़ोर हो रहा है। इससे एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि रशिया के अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी जाएगा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि रशिया तुम्हारे लिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि रशिया तो अपने डोमेस्टिक मसलों में उलझा हुआ है। आप सोचिए दोस्तों, ये मैसेजिंग करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अमेरिका की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा फिक्सेशन आज की डेट में बना हुआ था रशिया के ऊपर लेके, उस फिक्सेशन को तोड़ने का कार्य यहाँ पर किया गया। और ये फिक्सेशन ऐसे टूटी कि एक पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा गया कि प्रिगोजिन आया, एक नैरेटिव बना कि भाई रशिया अनप्रिपेयर्ड था, पुतिन अनप्रिपेयर्ड था, एकदम पुतिन जाग गया, चौंक गया। और फिर किसी तरीके से एक इमेज क्रिएट की गई कि पुतिन ने प्रिगोजिन को रोक के अपना रिजीम बचा लिया और रशिया के लोगों के अंदर एक ऐसा मैसेज क्रिएट कर दिया कि मैंने पूरा देश बचा लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो ये देश टूट जाता। तो दोस्तों, ये पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से 2 चीज़ें तय हो गई। पहली चीज़ कि पुतिन ने अपनी पॉपुलैरिटी रशिया के अंदर बढ़ा ली, ये दिखा के कि देखो भाई, मैंने एक पूरे कंट्री के टेक ओवर को होने से रोक दिया। अब लोगों की पुतिन के प्रति जो एक तरीके से उसकी इमेज थी वो और बढ़ गई। और दूसरी, वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप में एक मैसेज चला गया कि भैया रशिया के रेजीम में तो अंदर ही प्रॉब्लम है, पुतिन तो अपना रेजीम ही खोने वाला है। और इसीलिए आप देखो, ये 500 रुपये वाले न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखने वाले से लेके जो मीडिया में बैठ के न्यूज़पेपरों से और टीवी में बैठ के विशेषज्ञ चर्चाएं कर रहे हैं, आज की डेट में आपको ये बता ही नहीं रहे हैं। ये आपको यही बोल रहे हैं कि पुतिन का एरा ख़त्म हो गया है, डिक्टेटरों का अंत ऐसे ही होता है, सारे डिक्टेटर ऐसे ही ख़त्म होंगे। दोस्तों, आप रशिया की साइकी को नहीं जानते। ये पुतिन एट हिज बेस्ट था, क्योंकि आपने 2 चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करी जो मैं अब आपको बताऊंगा। पहला, प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया गया और पुतिन ने जब ये प्रिगोजिन को बेलारूस भेजा
तो उसको वहाँ जाके बोला अब तुम थोड़ा टाइम कूल ऑफ करो। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो ये मीडिया में नहीं आई वो ये है कि प्रिगोजिन के ये नोटंकी के बाद, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पुतिन ने डिक्लेयर करा मार्शल लॉ रशिया में। और इस मार्शल लॉ में उसने एक अमेंडमेंट करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला, और वो ये बोला कि कोई भी क्रिमिनल आज की डेट में देश को रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए रशिया की आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। गेम एक्चुअल में ये था, क्योंकि दोस्तों पुतिन को वैगनर ग्रुप में भर्तियां करनी थी। और ये जो अमेंडमेंट आया मार्शल लॉ के पीरियड में अभी रशिया में, कि कोई भी आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आज की डेट में वैगनर ग्रुप को और रशिया की मिलिट्री को ज्वाइन कर सकता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पुतिन अगले चंद महीने वैगनर ग्रुप और रशिया की मिलिट्री को क्रिमिनल एलिमेंट से बढ़ाना चाहता है। और वो इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि दोस्तों 2024 में अमेरिका में चुनाव है, और पुतिन आज की डेट में इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से उसने टाइम बाय कर लिया है। और ये टाइम बाय करके अब वो रशिया की मिलिट्री और वैगनर ग्रुप जैसी संस्थाओं को और बड़ा करेगा। और अमेरिका के 2024 के चुनाव से चंद महीने पहले ही वो यूक्रेन में एक बहुत बड़ा फोर्सेस के साथ एक ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। और जैसे ही ये फोर्स फ्लैग वाला ऑफेंसिव एक फोर्सेस के साथ पूरा एक लॉन्च होगा, इससे फिर पुतिन अपना क्लासिकल गेम खेल पाएगा अमेरिका को डिसीव करने का, कि फिर से वही गेम चालू होगा कि देखो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की औकात ही नहीं थी कि वो यूक्रेन को भी बचा पाए, उसको नेटो की मेंबरशिप ऑफर करने में लगे थे, लेकिन जब रशिया का इतना मेगा ऑफेंसिव आया उसके सामने अमेरिका कमज़ोर पड़ गया। तो दोस्तों पुतिन कहीं नहीं जा रहा है, पुतिन की इमेज को कोई ख़तरा नहीं है। ये टाइप के आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन सुनना बंद कीजिए। ये एक क्लासिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसको हम इंटेलिजेंस में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। पुतिन का किया कराया है, मैनेज्ड है, स्टेज्ड है। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका के 2024 के चुनाव से पहले यूक्रेन के ऊपर एक ऐसा बड़ा आक्रमण किया जाए इतने आर्मी के और वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स को लेके कि इसकी वजह से अमेरिका कमज़ोर दिखाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पुतिन की रेजिम को कोई ख़तरा नहीं, पुतिन कहीं नहीं जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में ये चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि 2024 के अमेरिका के चुनाव से पहले यूक्रेन में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमला होने की आवश्यकता और प्रोबेबिलिटी अराइज ज़्यादा हो रही है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू वैगनर ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट और ये क्यों क्रिएट किया गया, क्या कर रहा है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पुतिन का क्या भविष्य है। जो ये लगे हुए हैं लोग बताने में कि पुतिन ख़त्म हो रहा है, दोस्तों ये वो लोग हैं जो पुतिन को एक इंटेलिजेंस केजीबी के फॉर्मर स्पाई के नज़रिए से नहीं जानते, लेकिन जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। तो आप इस चीज़ पे निश्चिंत रहिए, पुतिन कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई उसके रेजिम को खतरा नहीं है। यूक्रेन के ऊपर एक हमला होने की प्रोबेबिलिटी अब आने वाले समय में बढ़ेगी। धन्यवाद।